अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेर और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब इस सुबह में आपको कहते हैं बहुत ढेर सारा खुशामदीद। और आज की सुबह जो है उसका मौसम जो है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो बहुत हसीन है। और जहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ओवरऑल गर्मी भी पड़ रही है और बदस्तूर कहीं किसी इलाकों में, शहरों में मौसम सर्द भी है थोड़ा बहुत। वहीं कराची का मौसम जो है वो बेहद अच्छा हो जाता है सुबह सुबह के टाइम पे, लेकिन दोपहर में जो सूरज आग बरसाता है और फिर उसके बाद जो गर्मी के तीर लोड शेडिंग की सूरत में हम पे बरसते हैं, उसके बारे में तो खैर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और ऊपर से ट्रैफिक की सूरत हाल और पानी का ना आना, तो जनाब इन तमाम सारे मसलों का हल अब प्राइम मिनिस्टर ने ढूंढ लिया है। और बकौल उन्होंने ऐसा कहा है कि बिजली का बहरान अब टलने वाला है, लोड शेडिंग अब नहीं होगी, लेकिन उन इलाकों में जहां बिजली चोरी होती है और फिर उसके अलावा लोड शेडिंग की जाएगी। तो जनाब अब जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है और इस एक गली के अंदर 2 लोग बिजली चोरी करते हैं और बाकी बिल भरते हैं, तो उन बाकियों का क्या कसूर हो। लेकिन सबा कल वजीर आजम पाकिस्तान कराची तशरीफ लाए, उनके साथ वजीर तवानाई और दीगर अहम लोग भी शामिल थे। काबीना कमेटी का इजलास जरूर हुआ। और उन्होंने क्लेम किया कि कराची का जो बिजली का मसला है वो हमने हल कर दिया है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स नजर आते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि बिजली जो चोरी कर रहे हैं, ज्यादा बिजली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जो नाअहली है उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। उन्होंने बिल्कुल भी तस्लीम नहीं की। उन्होंने कहा 2 इदारों के दरमियान कुछ मामलात हैं और जो हमारे वजीर हैं उनके दरमियान, भाई चले नेपरा का मामला हो गया, कि इलेक्ट्रिक का मामला हो गया, जो भी मामलात हैं उस मामलात के अंदर आवाम तो पिस रहे हैं ना। बहरहाल अब प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, उन्होंने कहा है जी अब बिजली का मसला हल होगा। अब देखना यह है कि कितने दिनों में ये मसला हल होता है। और ये तमाम जो जोन है, मुख्तलिफ जो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालते हैं मुख्तलिफ ऑफिस के, ये तमाम लोग अपनी अपने जगह पर तमाम लोगों को पेमेंट्स कर देंगे। तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक और बात कह के भी अपनी जान छुड़ाई सबा, वो ये उन्होंने कहा कि जो भी मसला इस वक्त चल रहा है कराची के अंदर या सिंध के अंदर, वो विफाक और सिंध के तनाज़े की वजह से नहीं है, वो बुनियादी जो बुरहान वहाँ पे पैदा हुआ है वो 2 इदारों की वजह से, 2 हुकूमतों की वजह से नहीं है। बिल्कुल। अब विफाक और सिंध हुकूमत की अगर आपने बात की है तो डेफिनेटली इस हवाले से तो पहले भी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आता रहा है कि जी हमारे दरमियान तो कोई तनाज़ा नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन फिर कौन नहीं चाहता कि ये मसला हल हो। तो जनाब अब ये मसला हल होने के करीब है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब बिजली कराची में आएगी और कराची के शहरी कम अज़ कम रमज़ान तो सुकून से गुजार लेंगे। और उसके बाद फिर शुरू होने वाले होंगे इलेक्शन का सीजन करीब आएगा, तो फिर देखते हैं कि मजीद क्या डेवलपमेंट होती है। तो जनाब बिजली बहरान के हवाले से हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे अपने शो में, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरी की जानिब। होती है वहाँ लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी, वहाँ पर जो नुकसानात हैं उसका बोझ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर। वजीर आजम ने कराची में बिजली का बहरान टाल दिया कि इलेक्ट्रिक को गैस मिलेगी और बिजली आएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा मुल्क में तलब से ज्यादा बिजली है, चोरी होगी तो लोड शेडिंग भी होगी, लोग तकलीफ में रहेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम की सवारी पड़ गई भारी। करीम के कस्टमर्स रिकॉर्ड रखने वाले सिस्टम पर साइबर हमला। 1 करोड़ 40 लाख अफराद का डाटा हैकर्स ले उड़े। तर्जुमान करीम ने सार्फिन से अपने पासवर्ड्स फौरी चेंज करने की अपील कर दी। शुएब मलिक और सानिया अब 2 से 3 होने वाले हैं। पाकिस्तान चचा और भारत मामू बनने वाला है। सानिया मिर्जा ने ट्वीट में खुशी का पैगाम सुना दिया। तस्वीर में नन्हे मेहमान मिर्जा मलिक की आमद की इत्तला दी। शुएब मलिक जिंदगी में आने वाली तब्दीली पर खुश। तो जनाब टॉप स्टोरीज तो आपने जान ली, अब बढ़ेंगे हम अखबारात की जानिब और जानेंगे कि आज अखबारात की 6 सुर्खियां क्या कह रही हैं। चलें जी, टॉप स्टोरीज के बाद अखबारात की तरफ आ गए हैं और एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है। सबसे बड़ी आज जो इसमें लीड लगी है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। मौजूदा पार्लियामेंट में दमखम नहीं है, माशाल्लाह से ज्यादा पाबंदियां अब लग रही हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का यह बयान है। चीफ जस्टिस खुद बात करते हैं और दूसरों की बात सुनने की भी उनमें हिम्मत होनी चाहिए, ये कहना था नवाज शरीफ का। अस्पतालों के दौरे आपका काम नहीं है। 5 जजेस को सुरखुरू करने के लिए मुझे सजा दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगली पार्लियामेंट तगड़ी आएगी तो सब ठीक कर देंगे।
मंजूर पश्तीन के जलसे में पानी छोड़ना ज्यादती है। सिराजुल हक की बात माने खेज है। इमरान खान बताएं सेनेट में किसके कहने पर वोट दिया। बहुत सारी उन्होंने बातें की। एक बार फिर एहतसाब अदालत के अंदर उन्होंने गैर रस्मी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और सबसे अहम मामला जो उन्होंने उठाया वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से उठाया और अपने हरीफ इमरान खान के हवाले से उन्होंने कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि सेनेट में किसके कहने पे आपने वोट डाले हैं पीपल्स पार्टी को, ज़रा बताएं तो सही। आप दूसरों को नोटिस दे रहे हैं, आप खुद भी तो आवाम को जवाब दें। फिर साथ साथ उन्होंने लाहौर में, आपको पता है कि मंजूर पश्तीन एक जलसा होने जा रहा था, उन्होंने तहरीक चलाई है, उसके अंदर वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया सीवरेज का ताकि वो वहाँ पे जलसा ना कर सकें। तो उस हवाले से उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है। लेकिन दूसरी तरफ वो भूल गए कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट तो नून लीग की है और उनके भाई वजीर आला पंजाब हैं, तो वहां पर पानी छोड़ने की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? चलिए जी, इस खबर को एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। अगर मैं जंग की मेन लीड की बात करूं तो डेफिनेटली वो बिजली के हवाले से है। वफाक ने इलेक्ट्रिक की गैस बहाल कर दी, चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग रहेगी, प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ऐसा कहना है। और साथ साथ यहाँ पर जो लीड लगी हुई है वो ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगी कि बिजली बहरान पर वफाक और सिंध हुकूमत में कोई तनाज़ा नहीं है। वाजिबात के मामले पर मुशीर खजाना को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब कराची को बिजली मिलेगी, मुल्क में तलब से ज़्यादा बिजली मौजूद है। तो सर हम भी तो यही कह रहे थे कि हमारे मुल्क में तलब से ज़्यादा बिजली मौजूद है, फिर क्या वजह हो गई थी कि इतना अरसा कराची के शहरियों को इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा, बिजली के लिए एहतजाज करना पड़ा, इतने ज़्यादा लोग अपनी जानों से चले गए हीट वेव के दौर में। जब 2015 में हीट वेव आई थी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज थी, घरों में बिजली नहीं थी, पानी की सूरत हाल ख़राब थी। जो इमरजेंसी आप लोगों ने अब नाफिज की है, काश की इमरजेंसी आप बहुत पहले नाफिज कर लेते। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। अब देखना ये है कि कराची शहर के हालात कैसे बदलते हैं, कैसे इस शहर की सफाई होगी, कैसे इस शहर को पानी मिलेगा, कैसे इस शहर को बिजली मिलेगी। और गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से भी ओवैस हम यही मसला उठाते रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है। अगर बिजली नहीं होगी तो आप अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं उनको नहीं सर अंजाम दे सकते हैं, आप सही से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। पानी नहीं है तो आपके लिए मसला है, आप खाना कैसे पकाएंगे, गैस नहीं है तो आप किस तरीके से जो है चूल्हा जलाएंगे। तो कराची शहर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि हम पता नहीं किसी गाँव में रह रहे हैं, क्योंकि हम जब बाहर बैठे हुए लोगों से बात करते थे, अब्रॉड में किसी से बात करते थे, तो वो लोग कहते थे कि अभी भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है। तो और दुनिया के साथ में मेट्रोपॉलिटन शहर का ये हाल है बिल्कुल कि यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है। तो लोग बहुत ज्यादा हैरत का इजहार करते थे कि यार आज तो बहुत ही दुनिया तरक्की कर चुकी है और पाकिस्तान अभी भी इन बुनियादी मसाइल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान अभी भी इन बुनियादी मसाइल में फंसा हुआ है। अच्छा जनाब, एक और खबर जो है वो मैं शामिल करूंगी, चीफ जस्टिस के हवाले से है, जिन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल के हवाले से अब एक्शन लिया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग प्रोटोकॉल लें, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है तो बाकायदा टीम जाए और चेक करे कि किसका क्या प्रोफाइल है, किसको क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, किसका क्या पोर्टफोलियो है, तो उन लोगों के हिसाब से फिर अब जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। वरना आप देखें कि हर बंदे ने अपने प्रोटोकॉल में जो है वो 10-10 गाड़ियाँ, 6-6 गाड़ियाँ जो है अपने साथ रखी होती थी और रोड भी ब्लॉक रहता था और कितनी ज़्यादा ट्रैफिक की परेशानी होती थी। और अगर एक शॉर्ट न्यूज़ में शामिल करूँ तो वो ये है कि कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत अब 31 मई को मुकम्मल होगी। तो अब आप देखें कि 31 मई को इस असेंबली की आईनी मुद्दत पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर देखना ये होगा कि क्या सिनेरियो बनता है। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि साथ साथ बीच में बजट के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी निगरान सेटअप आता है, प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी यानी कि सैयद खुर्शीद शाह मिलकर बैठेंगे और अब वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने आगे करना चलें जी। सबा आपने अखबारात को अच्छी तरह खंगाल दिया और हमारे नाजरीन को आज बता दिया है कि अखबारात में शहर सुर्खियां बड़ी क्या हैं। उससे पहले हमने टॉप स्टोरीज जानी, अब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जहां सबसे पहले जाएंगे लाहौर। हमारे साथ हुमा भट्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज लाहौर में क्या क्या होने जा रहा है। हुमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आज लाहौर में सबसे पहले तो हम लोग जिक्र करेंगे इमरान खान का, क्योंकि वो लाहौर में तशरीफ़ लाए हुए हैं और आज हम लोग देख रहे हैं आज एयरपोर्ट से तो उन्हें यहाँ पर पहुँचा दिया गया। वो अभी इस वक्त अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं और उसके बाद अब कुछ ही देर बाद वो अपनी जो शौकत खानों मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले से जो एक तकरीब का एहतमाम किया गया है मकामी होटल में, वहाँ पर जाएंगे, जिसके बाद दाता दरबार पर हाजिरी दी जाएगी और उसके बाद जो मेंबर साजी मुहिम है उसके लिए मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा किया जाएगा, जो कि शाह आलम मार्केट में है, भाटी गेट में है और शेरावाला गेट, इसी तरह बाकी जो अंदरून शहर लाहौर है वहाँ पर जाकर जितने भी कैंप्स हैं उनका दौरा किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर में ही
चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाला गवादर जो एक्सपो है, गवादर फेस्टिवल शुरू हुआ है, उसके लिए यहाँ पर वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और वो यकीनन हम लोग लास्ट टाइम भी जब वो लाहौर आए थे तो हम लोगों ने कहा था कि वो मीडिया टॉक करेंगे और हम बहुत मीडिया जो है वो उसके लिए बहुत इंतज़ाम करके बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने ना तो गुफ्तगू की, बस एक थोड़ी सी रस्मी गैर रस्मी सी गुफ्तगू हुई और वो चले गए। लेकिन आज भी देखते हैं कि आज भी यहाँ पर आकर तो क्या गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि भाई अब तो गर्मी होना शुरू हो गई है, लेकिन जो गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल बारिश हुई उससे मौसम काफ़ी ठंडा है, उसमें ठंडक का एहसास रहता है, वो भी सुबह के वक्त और शाम के वक्त। लेकिन जैसे ही आप धूप में निकलते हैं तो फिर आपको महसूस होता है कि गर्मी आ चुकी हुई है, सो आपको थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ेगा। सो आप लाहौर का मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है। लाहौर का मौसम कराची जैसा शुरू हो गया है। हुमा भट्ट हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। और मिला जुलाई जो है मौसम है, अगर लाहौर और कराची का देखा जाए, यहाँ पे भी सुबह सुबह के टाइम पे मौसम बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जैसी दोपहर होती है तो आपको पता चल जाता है कि जी सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया और मौसम जो है वो गर्म हो रहा है और हम समर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल समर्स की तरफ बढ़ गए हैं। अब पेशावर का रुख करते हैं, वहाँ जानते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है और सियासी सरगर्मियाँ क्या हैं। पेशावर में आमतौर पर ठंड ज़्यादा होती है। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर बताइए, आप क्या हालचाल है, शहर का मौसम कैसा है, क्या सियासी और समाजी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? सबा देखिए, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जैसे कि पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला था, तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल थी। बारिशें हो रही थी, मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन ये हफ्ता जो है ये काफ़ी गर्म एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मौसमियात का कहना ये है कि पूरा हफ्ता जो है ये मैदानी और बालाई जितने भी इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी वो डेरा इस्माइल खान में पड़ी, 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इसी तरीके से पेशावर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, चित्राल जो कि काफ़ी ठंडा इलाका है वहाँ पर भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मौसम जो है रिकॉर्ड किया गया था। मौसम जैसे मैंने आपको बताया खुश्क और गर्म रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पेशावर में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं तो और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से, तो सबसे अहम जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट स्कूल जो मालिकान हैं उन्होंने आज दूसरा दिन है हड़ताल शुरू की हुई है। बच्चे जो हैं इस हवाले से काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना है। वालिदैन एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि स्कूल मालिकान अपनी मनमानियाँ करते हैं, फीसें बढ़ाते हैं, छुट्टियों में जो है फीसें ली जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ली जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए आमिर कुछ किया गया है इंतजामिया की जानिब से, अब ये मसला हल कैसे होगा? देखिए, आज 2 दिन की तो उनकी हड़ताल थी, कल से स्कूल दोबारा से खुलेंगे, लेकिन मसला जूं का तू है। स्कूल मालिकान का कहना है कि जो उन पर कवायद और जवाबित नाफिज किए गए हैं वो उनको नहीं मान रहे। खैबर पख्तूनख्वा रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उन पर कई कवायद और जवाबित नाफिज किए हैं, लेकिन उनमें से अहम जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में फीसें लेना है और हर साल जो है वो फीसों में इजाफा है। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा, आप ये जो एहतजाज आप बता रहे हैं 2 दिन का एहतजाज था और मसला जूं का तू है, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई है उसने कोई एक्शन लिया है इनके खिलाफ? क्योंकि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो तो मुतासिर हो रहे हैं। देखिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से इस हड़ताल के हवाले से तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने जो कवायद व जवाबित उन पर नाफिज किए उनमें से अहम सबसे यही है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग फीस नहीं लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेंगे और जो असातिज़े हैं उनको वही सहूलियात उसी तरीके से उनको उनकी तनख्वाहें दी जाएंगी। और अहम चीज़ जो है वो सरकारी स्कूलों को जो निसाब है वो प्राइवेट स्कूलों में नाफिज किया जाएगा। ये चीज़ें स्कूल मालिकान को अभी तक मंजूर नहीं और इसी हवाले से उन्होंने एहतजाज भी किया है। तो हम दूसरी तरफ जो है वालिदैन है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि साल से वो भारी फीसें देते आ रहे हैं और मयार जो है उनका कदरे बेहतर होता है, लेकिन कई लोग जो हैं वो गरीब हैं, वो इस किस्म की अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन फीसों की वजह से वो नहीं दे पा रहे। मालिकान जो है वो हठधर्मी पर अड़े हुए हैं और वो ये भी नहीं देखते हैं कि अगर किसी की इतनी तनख्वाह, अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकता है स्कूल की फ़ीस, तो कम से कम उसको कोई कंपनसेट कर दें, कोई कंसेशन ही दे दें। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उनको समर्स के अंदर जो है पूरी फीस चाहिए, वही जो 2 महीने के हिसाब से वो तमाम लोग ये फ़ीस लेते हैं। तो आई होप कि जो ये पेशावर में प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है या पेरेंट्स का जो भी एहतजाज है, जो भी इन लोगों की स्टांस है वो क्लियर हो, क्योंकि सारी सूरत हाल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है। और आपको पता है कि सबा ये मसला फीसों का जो है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर का नहीं है, ये सिंध और पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है। प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मर्जी से फीसों में इजाफा कर देते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उनको सही तरह से सुपरवाइज नहीं करती और अल्टीमेटली बच्चे और
वालिदैन बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मिसकम्युनिकेशन इस मामले पे ना ओवेश हमेशा से ही है। आप देखें कि जब भी समर्स एंड होती हैं और इस तरह से फीसों का मामला होता है या फिर नया सेशन शुरू होता है स्कूल्स का, तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि पेरेंट्स वही एहतजाज कर रहे होते हैं, वो अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन स्कूल मालकान जो है उनका ये कहना होता है कि नहीं जी हमें तो इतनी फीस चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत सारी चीजें भी गिनवा देते हैं पेरेंट्स को कि जी ये तमाम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बताते हैं कि भाई हमारी स्कूल के अंदर बच्चे नहीं आते, लेकिन स्कूल तो खुला रहता है, साथिज़ा आते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, उनकी तनख्वाहें हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब पेशावर का रुख नहीं, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। पेशावर से तो आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। यासिर नजर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर अस्सलाम वालेकुम, आज इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? वालेकुम सलाम। आज इस्लामाबाद में जो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर 11:30 बजे अदालत में पेश होंगे, क्योंकि अब ये केस अपने अख्तामी मराइल में है। सिर्फ एक गवाह जो है उन पे जो अब जरा होनी है, उसके बाद ये केस जो है अपनी तकमील के मराइल को पहुँच जाएगा। तो इसके साथ साथ जो दीगर केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में दानियाल अजीज़ की जो तौहीन अदालत के हवाले से केस है उसकी समाअत होनी है। इसके अलावा जो बैरून ममालिक में जेलों में जो कैद हैं उस हवाले से केस जो है उस पर भी आज समाअत होनी है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ केसेज जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आ जाएंगे। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों के हवाले से जो समाअतें हैं वो होनी है, और मुख्तलिफ जो नोटिफिकेशन हैं आज जिन पे फैसले महफूज किए गए थे वो सुनाए जाने हैं। तो साथ साथ आपको शहर इक़्तिदार के मौसम के बारे में बताएं। ये बताया गया है कि अगले 24 घंटे तक शहर इक़्तिदार में इसी तरह जो मौसम है गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 2 दिन पहले की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश थी, हल्की ठंड हो गई थी, लेकिन आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि शहर इक़्तिदार भी गर्मी की तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, यासिर नजर हमें इस्लामाबाद से अपडेट करते हैं, और मौसम के हवाले से उनका भी यही कहना था ना, अब गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अब गर्मियाँ लगता है बिल्कुल आ ही गई हैं, और आ ही गई हैं वाकई में, क्योंकि हम यूजुअली ये होता है कि जून जुलाई को फोकस कर रहे होते हैं कि जी जून में बहुत गर्मी पड़नी है, लेकिन अब तो ये हाल है कि कराची में सितंबर और अगस्त में भी गर्मी हो रही होती है। वेस कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, और अगस्त में अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा सा मौसम जो है वो सुहाना हो जाता है। और ये उसकी वजह ये है मौसमियाती तब्दीलियां, सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के दायरे के अंदर है। इसी वजह से हमारा पूरा जो क्लाइमेट का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। सर्दियों के मौसम में गर्मियां और गर्मियों के मौसम में सर्दियां हो रही होती है। चलिए जनाब, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो या फिर पॉलिटिकल चेंज हो, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ चेंज लेकर आते हैं, और वो चेंज है एक ब्रेक का। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। जनाब, बिजली के बहरान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो वहीं आपको बताएं कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल कर दिए हैं, और के इलेक्ट्रिक को मतलूबा गैस की फरहमी शुरू हो गई है। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अब लोड शेडिंग भी नहीं होगी। बिजली बहरान विफाक और सिंध के किसी तनाज़े का नतीजा नहीं है, जबकि लोड शेडिंग का खात्मा बिलों की अदायगी से मशरूत है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि वाजबात की अदायगी का मामला मिफ्ता इस्माइल 25 दिन में हल कर देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवा कि इलेक्ट्रिक और सुई सदन के मसाइल थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल बखूबी हल कर दिए गए हैं। इस मसले का सिंध और वफाक या तनाव अगर कोई है तो उससे ताल्लुक कोई नहीं है। सरकारी तहवील में ली जाने का कोई इम्कान नहीं है। ये प्राइवेटाइज कंपनी है, तो कोई सरकारी तहवील में नहीं ले। जी, शहर में बिजली भी होगी और इंशाल्लाह पानी भी होगा, क्योंकि जो पानी है बिजली से आता है। कि इलेक्ट्रिक ऑपरेट करती है नेपरा के टैरिफ के तहत, तो ना वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं ना थर चार्ज लगा सकते हैं। हमने मिफ्ता इस्माइल साहब की जिम्मेदारी लगाई है कि जो दीगर मसाइल हैं सुई सदन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान, KWSB और के इलेक्ट्रिक के दरमियान, के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के दरमियान, उसको का भी ये अगले 15 दिन में हल करें, ताकि एक मुस्तकिल हल इस मामले का हो सके। जो बाकी पाकिस्तान का मसला है वहाँ पर पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। आज भी जो बिजली की डिमांड है बिजली उससे ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पर चोरी ज़्यादा होती है वहाँ लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी। दिए जाएंगे। उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, कराची के नुमाइंदे से ही बात कर लेते हैं। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा हैं और चेयरमैन जिला वस्ती भी हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। वजीर आजम की बात आपने सुनी, गवर्नर हाउस में कल उन्होंने दावा किया है, कैसे देख रहे हैं उनके इस दावे को? वालेकुम सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, के साथ तो नाइंसाफी हो रही है थ्रू आउट। उसकी वजह यह है कि कराची को जो जितनी बिजली प्रोवाइड होनी चाहिए थी, और वो मोनोपोलाइज्ड यूटिलिटी मार्केट में बिजली फराहम करने वाला इदारा जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी जनरेशन कैपेसिटी को इन्हांस करे, डुअल फ्यूलिंग सिस्टम उसके पास मौजूद है, और फर्नेस ऑयल
के इस्तेमाल करने से वो गुरेजा इसी वजह से है कि उसके प्रॉफिट मार्जिन में शायद कमी आएगी। और गैस के ऊपर इन्हिसार है। सुई सदरन गैस हमारा एक कौमी इदारा है जिसके ऊपर के इलेक्ट्रिक एक ह्यूज अमाउंट वाजिबुल अदा है और वो अमाउंट भी नहीं दे रहा। अच्छा चले ये समझ लिया जाए कि अगर सुई गैस अदा किए बगैर जो है इनको गैस फ्राहम करना शुरू कर देता है, तो क्या के इलेक्ट्रिक अपना एनुअल बेसिस पे जो शाया करते हैं उसमें ह्यूज प्रॉफिट शो करती है, तो क्या मतलब है कि वो लाइबिलिटीज की अदायगी किए बगैर सार्फिन की गर्दन पर छुरी रखकर अपने प्रॉफिट को सिर्फ निकालेंगे। अच्छा सर, सारे प्रोसेस में जब डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ने अब ये कहा है कि बिजली का मसला हल हो जाएगा और अदायगियों का जो मामला है वो मिफ्ता इस्माइल 25 दिनों में हल कर लेंगे, ओवरऑल अगर यही तमाम सूरत हाल, यही तमाम मीटिंग, यही तमाम इजलास, यही तमाम बातें अगर पहले हो जाती जब से कराची को लोड शेडिंग का मसला है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता? देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट हुई है। अच्छा, ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। परमानेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए थी तो नेपरा के जरिए पाबंद करना चाहिए था कि पावर जनरेशन कैपेसिटी को इनहेंस करें। परमानेंट अरेंजमेंट में ये होना चाहिए था कि यूटिलिटी की मार्केट मोनोपोलाइज क्यों है, ओलिगोपोली होनी चाहिए, 2-3 कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे ये, तो इनको ये करना चाहिए था कि पावर जनरेशन कैपेसिटी डुअल फ्यूलिंग। सर बज़ाहिर तो उनकी बातों से यही लग रहा है कि उन्होंने सेटअप जो है वो परमानेंट किया है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग होती है वहां पर बिजली चोरी होगी तो फिर डेफिनेटली उन इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग होगी। लेकिन इसमें एक ये चीज भी शामिल है कि अब अगर एक गली में 2 लोग बिजली चोरी कर रहे हैं तो बाकी बिल भरने वालों का क्या कसूर है, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? देखिए, ये एक अरसा दराज से मैं एज ए मेंबर नेशनल असेंबली 10 बार इस बात को फॉरम ऑफ द हाउस लेकर आया हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर और कॉलिंग अटेंशन नोटिस इस पे मैंने भेजा है कि के इलेक्ट्रिक के 2-3 इश्यूज हैं जो कोर इश्यूज हैं जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। पहला कि जनाब, आप 10 अफराद में से जो आपने जिस तरह कही, तो लोग अगर बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे तो पूरी पीएमटी को शट डाउन कर देते हैं, वह बराए तावान और ये कमाल बनाते हैं। दूसरी चीज ये कि कराची के सार्फिन पर यूनिट चार्जेस ज्यादा डिटरमाइन कर रहे हैं। नेपरा ने टैरिफ डिटरमाइन कराची के लिए ज्यादा क्यों किया है? तीसरी चीज ये कि आप इनके जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, इनका अमला भी के इलेक्ट्रिक का है, निकालने वाला भी के इलेक्ट्रिक का है, लेबोरेटरी भी के इलेक्ट्रिक की है, टेस्टिंग भी के इलेक्ट्रिक करता है। और जिला बस्ती रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिजली के मसले के ऊपर हमारे से बात कर रहे थे। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी यही बात कर रहे थे, एमक्यूएम के रहनुमा हैं, कि कराची के मसले बहुत सारे हैं और वज़ीर आज़म ने जो कल दावा किया है वो खाली एक नुमाइशी चीज़ है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए फैसला कर लिया गया, लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। चलिए जनाब, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ जिक्र करते हैं हम अजीम गुलकार का। आपको यहाँ पर बताएंगे हम कि पाकिस्तान की सुनहरी आवाज़ अहमद रुश्दी की आज 84वीं सालगिरह है। उन्हें जनूबी एशिया का पहला पॉप सिंगर भी कहा जाता है। गुलकार अहमद रुश्दी ने पाकिस्तानी मौसीकी को नया अंदाज दिया। लॉलीवुड का पहला पॉप सॉन्ग भी उन्होंने गाया और अहमद रुश्दी की आवाज़ शहंशाह रोमांस चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर खूब जचती थी। उनकी परफॉर्मेंस पर एक पैकेज आपने देखा है नज़ीम गुलकार के हवाले से, ये स्पेशल सा पैकेज और ज़बरदस्त इनकी आवाज़ थी, बड़ी मेलोडियस इनकी वॉइस थी और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक में भी लोग इनके बहुत फ़ैन हैं। क्यों वैसे? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि अहमद रुश्दी तो पूरे बर्रे सगीर की अगर आवाज़ कहा जाए तो पॉप सिंगर में उन जैसा कोई सानी नहीं था। इसके हवाले से हमने बात की है और अब प्रोग्राम में यहाँ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक डॉक्टर्स मौजूद होंगे और वो डॉक्टर साहब बात करेंगे आँखों के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, अब हम बात करेंगे आई केयर के हवाले से और ख़ास तौर पर गर्मियों की सीज़न में आप अपने आइज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आई केयर किस तरह से कर सकते हैं और इसमें क्या क्या मसाइल होते हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। इसके लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है आई सर्जन डॉक्टर आज़म अली खान ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे डॉक्टर? डॉक्टर साहब, बड़े कैजुअल आ गए आप आज। अच्छा, 2 वजह हैं। एक तो समर्स आर हियर, जैसे आपने अभी कहा, और दूसरी कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल में
एक ज़माना था जब डॉक्टर्स टाइयाँ लगा के, और अगर सीनियर डॉक्टर है तो टाइयाँ लगा के, सूट पहन के, ऐसा तैयार होके जैसे किसी वलीमे में जा रहे हैं हॉस्पिटल जाते थे, और अभी भी ऐसा होता है। मैं तो अपने कुछ कॉलीग्स पे परेशान होता हूँ, सब गर्मी जुलाई की पड़ रही है और उनका सूट और टाई नहीं उतरती। लेकिन मैं भी कुछ पिछले साल इंग्लैंड गया था अपने हॉस्पिटल, मोफील्ड्स आई हॉस्पिटल, तो देखा कि मेरे सारे कॉलीग्स बगैर लैब कोट्स के, बगैर टाइज के और अपनी स्लीव्स रोल अप करके फिर रहे हैं। मैं आज तक क्या गर्मी ज़्यादा हो रही है, एसी बंद हो गया है, गर्मी इतनी तो नहीं होती इंग्लैंड में? उन्होंने कहा नहीं भाई, NHS जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उनकी नई डायरेक्शंस हैं, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स का टाई पहनना, लैब कोट वाइट कोट जो पहनते हैं वो पहनना, और लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स पहनना मना है। अगर लॉन्ग स्लीव्स पहनी हुई तो रोल अप होगी, क्योंकि दे हैव आइडेंटिफाइड कि ये इन्फेक्शन को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। कपड़े तो आदमी रोजाना बदल लेता है, टाई नहीं बदलता, टाई कोई नहीं धोता, बिल्कुल सही, कोट भी कोई नहीं धोता। लैब कोट के साथ मसले होते हैं, लैब कोट बहुत बड़ा होता है, वो हर जगह सफाइयाँ करता फिरता है, तो एक पेशेंट से दूसरे बेड पे इन्फेक्शन ले आने का जरिया होता है। सही। तो दैट इज डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ा जबरदस्त ये पैगाम दिया, लेकिन ऐसा इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ऐसा कोई ड्रेस कोड यहाँ पे है, हमारी SOP है पाकिस्तान के अंदर? यहाँ की SOP तो कुछ उल्टी है, आप बहुत तैयार होके आए। सूटेड बूटेड फुल। जब तक डॉक्टर सूटेड बूटेड नहीं है तो आपको लगेगा नहीं कि वो जो है मरीज भी ऐसे कुछ समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे परसेप्शन ये है ना, कॉमन परसेप्शन बिल्कुल ऐसे ही है। मरीज बहुत सी दफा कहते हैं डॉक्टर कब आएंगे? भाई मैं ही डॉक्टर हूँ। चलें गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में जब आपसे बात हुई थी तो उसमें 7 स्टेजेस का कुछ जिक्र हो रहा था, तो वो बीच में बात अधूरी रह गई थी वक्त की कमी की वजह से, तो आज उसको दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और पहली स्टेज से दोबारा आते हैं ताकि मेमोरीज हमारी रिफ्रेश हो जाए। बिल्कुल सही कहा। मैंने कोशिश की थी कि हर स्टेज के जो कॉमन मसाइल हैं और उनकी कोई आगे ही हो जाए, ताकि मरीज़ों को ये पता हो कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अटेंशन देनी है और ये इतनी सीरियस चीज़ नहीं है, उसको नहीं कहनी। हमने इब्तिदा किया था बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न बच्चों से, उसमें एक तो हमने इन्फेक्शन का जिक्र कर लिया था, दूसरे उसमें जो चीज़ रह गई थी, अच्छा किया शुरू से शुरू कर रहे हैं, वो होता अपनी ज़बान में ल्यूकोकोरिया कहते हैं, अदरवाइज वाइट प्यूपल। प्यूपल जो होता है हमारा, पुतली आँख की, सबकी ब्लैक होती है। अगर किसी बच्चे की सफ़ेद लग रही है तो ये निहायत इम्पोर्टेंट और सीरियस कॉजेज़ में से इसमें मोतिया भी हो सकता है बच्चे को, जिसका अर्ली स्टेज में निकलना ज़रूरी है, और इसमें ख़ास किस्म का आँखों का कैंसर होता है जो बच्चे की जान ले सकता है। तो अगर किसी बच्चे का प्यूपल, पुतली अंदर की सफ़ेद लगती है माँ बाप को, तो वो उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर के पास। राइट। तो ये तो उस स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे आगे की स्टेज में बच्चों का एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं थोड़े से इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बताया पीपल जो है, वाइट पीपल जो होता है बच्चों के अंदर, तो ये क्या पैदाइशी तौर पर होता है या इनहेरिटेड होता है? नहीं, इनहेरिटेड, इसकी इनहेरिटेंस भी है। अच्छा। ये पैदाइशी तौर पे भी जाहिर हो सकता है, और कभी कभी साल भर तक पहले शुरू में बच्चा नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि आंखें देखना तो हमारी कुछ कल्चरल भी वो है कि बच्चे की आंखें ज़रूर देखी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये पैदाइश के बिल्कुल टाइम पे नहीं जाहिर होता, उसको कुछ साल 2 साल लग सकते हैं। लेकिन कभी भी ये बात नोट की जाए कि बच्चे का प्यूपल वाइट है तो इसको इमरजेंसी समझना चाहिए, इसको चेकअप करा लेना चाहिए। तो ये तो हो गई बिल्कुल छोटे बच्चों की चीज़ है। बच्चा स्कूल गोइंग एज का होता है, उसकी आंखें चेक होनी चाहिए। जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि अगर एक आंख सही है और एक आंख कमज़ोर है, और अगर वो आप नहीं करेंगे बच्चों को पता नहीं चलेगा, और वो आंख लेजी हो जाएगी। और लेजी आंख का इलाज बचपन में ही हो सकता है, अगर वो बच्चा बड़ा हो गया तो फिर जिंदगी भर के लिए आंख लेजी रहती है। तो ये खामा-खाई का नुकसान है हमेशा के लिए। क्या फायदा, लेजी आएगा, आज तक कोई इलाज नहीं है। अच्छा। और ये लेजी आई की एक चीज़ है जो कि करेक्टेबल है। अब करेक्टेबल चीज़ आप करेक्ट नहीं करें तो बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह स्क्विंट्स होती हैं बच्चों को, बच्चों की आंखें टेढ़ी होती हैं। अक्सर तो भेगे बच्चों को ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, क्योंकि अगर भेगापन हो तो वो भी अगर सही नहीं किया जाए तो दोनों में से कोई एक आंख लेजी हो जाती है। फाइन। ये भेगापन भी अर्ली स्टेज में सही करने की चीज़ों में से। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, भेंगेपन की आपने बात की तो लोग ये कहते हैं ये तो नेचुरल है, अब ये तो नहीं ठीक हो सकता, इसका कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए सर्जरी होती है। लेकिन मजे की बात जी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ चश्मे की जरूरत। अच्छा। और वो चश्मे से ही सही होता है उनका भेंगापन। अच्छा। उनका नंबर बहुत ज्यादा प्लस का नंबर होता है। हाँ। तो वो उस प्लस के नंबर को ओवरकम करने के लिए अपनी आंख की फोकसिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं, जिसके साथ उनका भेगापन वो डीफोकस हो रहा होता है। इस वजह से वो डीफोकस को जब फोकस करते हैं तो वो जो
जो अपने मसल्स पे इंटरनल स्ट्रेस डालते हैं, उसकी वजह से उनके जो एक्सटर्नल मसल्स हैं जो आँख की मूवमेंट करते हैं वो अंदर की तरफ कर देते हैं आँख को। अंदर की तरफ। तो जब आँख अंदर की तरफ हो गई तो डबल इमेज को सप्रेस करने का ब्रेन का तरीका ये होता है कि किसी एक आँख से अपना इमेज बंद कर दे। इसको लेजी आई, एक्चुअली लेजी आई नहीं होती है, लेजी आई असल में आँख ब्रेन का वो हिस्सा है जो आँख की इमेजेस रिसीव करता है वो रिसीव करना बंद कर देता है। उसका एक्चुअली ब्रेन का हिस्सा लेजी हो जाता है, वो एक सिस्टमैटिक कट ऑफ कर देता है, वो सिस्टमैटिक कट ऑफ होता है। हाँ। तो इसलिए ये चीज़ बचपन में आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज बच्चों की हो गई, उसके बाद आप तीसरी स्टेज पे आए। तीसरी स्टेज है बड़े बच्चों की या कॉलेज गोइंग बच्चों की एज की स्टेज, टीनेजर्स। हाँ, अब टीनेजर्स एंड ऑनवर्ड्स, टीनेजर्स एंड उसकी स्टेज में दो वाज़ेह डिफरेंसेस हम देखते हैं दुनिया में। अच्छा, एक मेल्स हैं एक फीमेल्स हैं, दोनों की बीमारियां मुख्तलिफ हो जाती हैं। सही। अच्छा, दोनों की बीमारियां मुख्तलिफ हैं, टोटली मुख्तलिफ हो जाती हैं। अच्छा। और अमेजिंगली ये बीमारियां एक्वायर्ड बीमारियां हैं। अच्छा, ये उनके एनवायरनमेंट से आ रही हैं बीमारियां। इन दोनों के एनवायरमेंटल वो है इंसल्ट्स हैं जिससे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। मेल की बात करूं या फीमेल की? हाँ, पहले ख़वातीन की बात करें। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। ख़वातीन में जब वो टीन एज या उससे आगे जाती हैं तो सबसे बड़ा गंभीर मसला होता है चश्मे पहनने या ना पहनने का। एग्जैक्टली। ठीक है, ना पहनने से मतलब है वो ना पहनने के लिए कभी कभी इतनी सी बच्चियाँ क्लास 5 में मैं चश्मा उतारना चाहती हूँ। भाई तुम एक तो चश्मा उतारने का कोई भी प्रोसीजर प्लस आँख अपनी नंबर को रिफ्रैक्शन को स्टेबल नहीं कर चुकी हो, जो कि होता है जाके 20, 21, 22 साल की उम्र में, आप नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अम्माएँ लाती हैं बच्चों को इसका चश्मा, भाई छोटी सी बच्ची है। अच्छा, दूसरा फिर जब हम कोई प्रोसीजर करने का मना कर देते हैं तो फौरन कॉन्टैक्ट लेंस। अभी 5वीं क्लास की एक बच्ची आई, अच्छा आप चश्मे का लेजर नहीं कर रहे तो आप तो कॉन्टैक्ट लेंस तो दे दें। क्यों दे दें कॉन्टैक्ट लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस बहुत बड़ी डबल एजेड सोर्ड है। कॉन्टैक्ट लेंस से जहाँ कॉस्मेटिक फायदे हैं, कॉस्मेटिक ही फायदे, एग्जैक्टली। कुछ उसके प्रोफेशनल फायदे हैं इस तरह से कि कोई स्पोर्ट्समैन है और चश्मा लगाता है, राइट, तो चश्मा नहीं पहनना चाहता या उसको लगता है कि उसका चश्मा पहनना उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर करता है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा ले। अलबत्ता पाकिस्तान के बहुत अजीम बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब सारी ज़िंदगी साथ खेलते रहे। जब उन्होंने मुझसे अपनी कैटरेक्ट सर्जरी कराई और उनका नंबर 0 हो गया तो चेहरे पे एक अफसुर्दगी थी। मैं तो चश्मे के साथ ही आइडेंटिफाई किया जाता हूँ, बगैर चश्मे के शायद 0 का नंबर लगाते हैं शायद वो। ज़हीर भाई बहुत अच्छे आदमी है। सही। देखिए उन्होंने पूरी जिंदगी, पहले तो हेलमेट भी नहीं पहनते थे लोग, चश्मे जबरदस्त बैटिंग होती थी। बिल्कुल सही। अब चश्मे के बगैर भी, हेलमेट के बगैर भी कभी कभी इतनी अच्छी नहीं होती है। वो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन अच्छा कि हमने क्रिकेट की बात की। हाँ, क्योंकि क्रिकेट से इस स्टेज के जो मेल्स हैं उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। वो कैसे? हमने एक स्टडी की थी अपने हॉस्पिटल में, हमने देखा था मेनली इस एज ग्रुप में, अदरवाइज बच्चों में भी और बूढ़ों में भी, क्रिकेट बॉल की इंजरीज आंखों को ब्लाइंड करने का बायस बन सकती हैं और बन रही हैं हमारे मुल्क में। क्यों? हर जगह क्रिकेट का जितना शौक है हमारी कौम को, उतने स्टेडियम्स तो नहीं है, उतने ग्राउंड, स्टेडियम को तो छोड़ो, ग्राउंड्स भी नहीं है। सही। हर सड़क ग्राउंड है। अब जब नैरो स्ट्रीट के ऊपर नैरो क्रिकेट हो रही है, गाड़ियों के शीशे, घरों के शीशे सेफ नहीं है जी। और चले वो तो रिप्लेस हो सकते हैं ना, लेकिन आंखें रिप्लेस नहीं हो सकती। हमने एक स्टडी की थी जिसमें छोटे से बच्चे से लेके एक 70 साल के बुजुर्ग तक क्रिकेट की बॉल, और बॉल कौन सी? टेप बॉल के साथ एक बड़ा अनयूजुअल फिनोमिनन है। टेप बॉल की वेलोसिटी जो है वो कॉर्क बॉल से, हालांकि कॉर्क बॉल ज्यादा हार्ड होती है। अच्छा। जब आप उसको हिट करते हैं उससे ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि बॉल के अंदर इलास्टिक रिकॉइल नहीं होता। क्योंकि आप उसको उतना ही जोर से मार सकते हैं जितनी आप में जान है। जबकि जब टेनिस बॉल में इलास्टिसिटी, टेनिस बॉल वो जब टेप को तो उसमें इलास्टिसिटी है, तो जब वो जैसे हम टेनिस बॉल को मारते हैं दीवार पे, वो उतनी जोर से वापस आती है। तो जब वो बैट को लगती है तो कुछ तो अगर आप बैट को खड़ा करके भी रख दें तो इतने फास्ट बॉलर्स हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, उससे मारेंगी तो रिकॉइल पे वापस आएगी, वो वापस आएगी, बाउंस करेगी। उस बाउंस में आप बैट्समैन की एनर्जी लगाते तो आप सोचे कितनी वेलोसिटी से आती है। इतनी वेलोसिटी से आई हुई बॉल, ज्यादातर इंजरीज जो है मेजॉरिटी पासर्स बाई की हैं, जो
पासर भाई वो होता है जो कि देख रहा भी नहीं मैच, वो सिर्फ गुजर रहा है वहां से। एग्जैक्टली। और वो बेचारे गुजरते जोर से आके बॉल लगी ना, वो तैयार था, उसके लिए कुछ था बेचारे की। सबसे सीरियस खराबी इसकी वजह से होती है कि आपका पर्दा अपनी जगह से उखड़ सकता है, एंड रेटिनल डिटैचमेंट कैन मेक यू गो ब्लाइंड अगर आपका वक्त पे इलाज। उसके अलावा आंख रप्चर हो सकती है। पर हमारे पास पूरी एक वैरायटी ऑफ इंजरीज है जो हमने देखी और हमने उसको स्टडी किया और लिखा सिर्फ इससे टेप बॉल से। टेप बॉल के बारे में मजीद भी डॉक्टर साहब हम डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज में इस वक्त हम आए वाले से बात कर रहे हैं, डॉक्टर आजम अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि क्या किस तरीके से आप अपने इसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से आप आई केयर कर सकते हैं। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।